हेलो एवरीवन। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉज। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इसमें ऐसा कोई टफ टास्क नहीं है जो आप ना कर पाएँ, क्योंकि इसके पहले आप बहुत भारी भारी चीज़ें कर चुके हैं। लाइक आप लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कर चुके हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कर चुके हैं, आप लोग रोटेशनल जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम कर चुके हैं। रोटेशनल तो हम आगे करेंगे। तो इस लेक्चर में सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉज पढ़ना है। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, या कोई स्क्वायर दिखे, तो हम सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो यदि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैं रोटेट कराऊं 120 डिग्री एंगल से, 240 डिग्री एंगल से, या 360 डिग्री एंगल से, तो इसकी जो शेप है वो सेम रहेगी। यानी कि पहला जो केस है इसमें आपको दिखाया गया ABC, मैंने इसको रोटेट करा दिया एक बार, तो क्या बन गया ये CAB। फिर रोटेट करा दिया, फिर से क्या बन गया ABC। तो मैंने तीन एंगल से इसको रोटेट कराया, 120, 240 और 360। तो अगर इन एंगल से मैं इसको रोटेट कराता हूं तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता है। और ऐसा करने से अगर इसको में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक शेप या सिमेट्रिक फिगर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर हमें किसी स्क्वायर को 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर और 360 डिग्री पर इनको रोटेट कराएं, है ना, किसको, स्क्वायर को, तो उसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि ये स्क्वायर है, ABCD यहाँ लिखा हुआ है, रोटेट करा दिया तो A यहाँ पहुँच गया, B नीचे पहुँच गया होगा, C यहाँ पहुँच गया होगा, है ना। तो ABCD, फिर से रोटेट करा दिया, फिर से रोटेट कराया होगा तो C ऊपर पहुँच गया होगा, D आगे पहुँच गया होगा, A यहाँ पहुँच गया होगा। तो क्या हो गया, C यहाँ हो गया, D यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया। फिर से रोटेट करा दिया, फिर से रोटेट करा दिया तो क्या होगा, D यहाँ पर आ जाएगा, A यहाँ चला जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, C यहाँ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने चार रोटेशन कराए, पर चार रोटेशन में जो स्क्वायर की शेप है वो सेम रही, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो अगर इस तरह से हम किसी एक ज्योमेट्रिकल शेप को कुछ ऐसे फिक्स एंगल्स पर रोटेट कराते हैं जिनके ऊपर रोटेट कराने से उसकी शेप के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। और एग्जाम्पल की बात कर ले, हम जानते हैं कूलम फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है। तो दो चार्ज का सिस्टम लिया मैंने, एक लिया Q1, एक लिया Q2, और उसके सामने एक और चार्ज का सिस्टम लिया Q2 और Q1। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसको मैंने ले लिया R से। तो इन दोनों के बीच का जो कूलम फोर्स लगेगा वो लगेगा KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि Q1 मैंने यहां लिया हुआ है, Q2 मैंने यहां लिया हुआ है, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो R है। तो यहां पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने Q2 ले लिया और इसकी जगह मैंने Q1 ले लिया, तो भी इनके बीच का जो फोर्स है वो सेम रहेगा, KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि जो चार्जेस है उनके अदला बदली करने से जो फोर्स की वैल्यू है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, है ना। तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 Q2 रिमेन सेम, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन या किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। भाई अपने आप तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज से दूसरी चीज में चेंज करना, और चेंज इस तरह से हो कि उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आए या उसकी वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आए। तो करना तो काम आपको पड़ेगा, तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क उसके ऊपर करना पड़ेगा। और ये जो एक्सटर्नल वर्क है इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक ऑपरेटर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, एक ऑपरेटर के फॉर्म में, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इफ एन ऑपरेटर और ऑब्जर्वेबल रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन, देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसको अप्लाई करने के बाद जो शेप और साइज है वो इनवेरिएंट रहे, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर बोलते हैं। तो सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर के एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे पैरिटी ऑपरेटर है, तो पैरिटी ऑपरेटर हम जानते हैं पैरिटी की आइगन वैल्यू +-1 होती है। पैरिटी जो है वो प्लस माइनस से वैल्यू को चेंज करती है। तो पैरिटी ऑपरेटर P है, उसको अगर मैं किसी फंक्शन, वेव फंक्शन पे अप्लाई करता हूँ XYZ पर, तो उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है माइनस में, है ना, वो प्लस करेगा या माइनस करेगा। पर यदि जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होने का मतलब है कि यदि आप के पास ऐसा लिखा हुआ है साई एक्स इक्वल्स टू एक्स साई एक्स, और आप यहां पर माइनस साई एक्स करते हैं तो भी आपको आंसर सेम मिलता है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और अगर आपको मिलता है माइनस साई एक्स तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक वेव फंक्शन।
तो अगर वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, यानी कि साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का आंसर साई एक्स वाई जेड आ रहा है, तो वेव फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक है। तो वेव फंक्शन सिमेट्रिक है तो पैरिटी ऑपरेटर लगाने के बाद भी आपको सेम आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑपरेशन कौन सा होगा, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो और अगर ये सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो पैरिटी ऑपरेटर क्या कहलाएगा, इनवेरिएंट क्वांटिटी कहलाएगा। सो पैरिटी रिमेन कंजर्व्ड, तो पैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड हो जाएगी, और कंजर्व्ड हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ मोशन, है ना, कांस्टेंट ऑफ मोशन बोलेंगे। सो इट विल कम्यूट विद हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम क्या है, एच है, ये है हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन। और क्योंकि यहां पर पैरिटी क्या हो गई है, कंजर्व्ड हो गई है, कांस्टेंट ऑफ मोशन बन गई है, तो ये है पैरिटी। कम्यूट होने का मतलब क्या है, इनकी अगर आप ये वाली वैल्यू निकालते हो तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के। तो ये अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूट। तो यहाँ पर पैरिटी हैमिल्टोनियन के साथ, हैमिल्टन के साथ क्या हो गई है, कम्यूट हो गई है। फिर दूसरा एग्जाम्पल इसका हम ले, उसके पहले अर्नफेस्ट थ्योरम, एक होती है अर्नफेस्ट थ्योरम, है ना। तो अर्नफेस्ट थ्योरम क्या होती है, डी ओवर डी टी, यहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए है, ए एक ऑपरेटर है, इक्वल्स टू होता है 1 आयोटा एच कट। यहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू में लिखा है कम्यूटेटर ब्रैकेट को ए और एच के, प्लस पूरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली है डी ए अपॉन डी टी की। अब क्योंकि डी ए अपॉन डी टी जो है वो जीरो है, यदि डी ए अपॉन डी टी जीरो है तो ए एच कट, सो ए और जो एच है, ए एच वो जीरो है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये वैल्यू अगर जीरो हो गई तो डिफरेंशिएशन इसका जीरो हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और ए की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। सो इफ एन ऑपरेटर इज कम्यूट हैमिल्टोनियन, तो अगर ए ऑपरेटर एच के साथ कम्यूट कर रहा है तो इट रिमेन इनवेरिएंट और कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो ये क्या बन जाता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन बन जाता है। एग्जांपल लिया हमने फ्री पार्टिकल का, तो फ्री पार्टिकल के केस में उसका जो हैमिल्टोनियन होता है उसको हमने लिखा टी प्लस वी से, टी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, वी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होगी नहीं, इसकी केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। इसको हमने लिख दिया पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m से। पी एक्स का मतलब है मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑपरेटर को हम लिखते हैं पी एक्स से, और इसका अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, जीरो। पी एक्स एच, तो पी एक्स ऑपरेटर है और एच, तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहाँ लिख दिया मैंने पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, पूरे में से कॉमन आ गया 1 अपॉन 2m, क्या बना, पी एक्स और पी एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू जीरो होती है, ये हमें पता है बहुत अच्छे से, पी एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू जीरो हो गई, तो इसका मतलब ये जो है पूरा का पूरा कम्यूटेटर ये क्या हो गया, जीरो, यानी कि पी एक्स और एच क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो अर्नफेस्ट थ्योरम अगर हम यहाँ लगाएं तो ए ऑपरेटर की जगह कौन आ गया, पी एक्स आ गया, 1 अपॉन आयोटा एच कट पी एक्स एच, ये वैल्यू ऑलरेडी क्या हो गई है, जीरो हो गई है ना। और ये क्या है हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये जीरो है, तो इसका मतलब पी एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया। और पी एक्स क्या है, लीनियर मोमेंटम है, पी एक्स लीनियर मोमेंटम है। तो ट्रांसलेशन मोशन के केस में लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है, और वो किसका काम करता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन का काम करता है, और ये हमने पढ़ा हुआ है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी। इसी तरह से रोटेशनल मोशन के लिए अगर हम एल स्क्वायर और एल जेड के लिए हैमिल्टोनियन लिखें तो क्या लिखेंगे, एच एल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वो कम्यूट कर रहा है, एच एल जेड इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वो कम्यूट कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाएगा, यानी कि वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन बन जाएगा। फिर टाइम रिवर्सल ऑपरेटर एक होता है, टाइम रिवर्सल ऑपरेटर को हम लिखते हैं टी से, जिस तरह से पैरिटी ऑपरेटर है उस तरह से टी है, तो ये क्या करेगा, टाइम को क्या कर देगा, माइनस। पर यदि साई एक्स माइनस टी इक्वल्स टू साई एक्स टी वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब टी जो है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी है, और ये हैमिल्टोनियन के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो इनको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं इतना, सिर्फ आपको इसके जो वैल्यूज़ हैं, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस है वो याद रखनी है, बाकी तो सिंपल सी चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय।